नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदनमल शर्मा आज आपको वायु राशि एयर मास के बारे में बताने जा रहा हूँ। वायु राशि की संकल्पना का प्रतिपादन प्रथम विश्व युद्ध के समय किया गया, जबकि नॉर्वे के दो प्रमुख वैज्ञानिकों वी बर्कनीज तथा उनके पुत्र जे बर्कनीज ने बृहद स्तरीय वायुमंडलीय परिसंचरण क्षैतिज तथा लंबवत दोनों का अध्ययन किया तथा क्षैतिज एवं लंबवत रूपों में तापमान एवं आर्द्रता की दृष्टि से समान विस्तृत वायुपुंज का निर्धारण किया। इस तरह की समान तापमान एवं आर्द्रता वाली विस्तृत वायुपुंज को इन वैज्ञानिकों ने वायु राशि के नाम से जाना। वायु राशि क्या विशेषता होती है? वायु राशि वायुमंडल के उस विस्तृत तथा घने भाग को कहते हैं जिसमें विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज रूप में तापमान तथा आर्द्रता संबंधी लगभग समानताएं होती हैं। वायु राशियों का आविर्भाव उस समय होता है जबकि विस्तृत समतल भूतल पर वायुमंडल संबंधी दशाएं अपेक्षित समय पर तक स्थिर रहती हैं, ताकि वायु में धरातल की आर्द्रता तथा तापमान संबंधी विशेषताएं समाहित हो जाए। इनके उत्पत्ति क्षेत्र, जिन धरातलीय भागों पर वायु राशियों का उद्भव होता है उसे वायु राशियों का उत्पत्ति क्षेत्र या उद्गम क्षेत्र कहते हैं। आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र के लिए कुछ निश्चित दशाएं आवश्यक होती हैं। विस्तृत किंतु समान गुणों वाले क्षेत्र होना चाहिए ताकि उस क्षेत्र में तापमान एवं आर्द्रता संबंधी दशाएं समान हो। उत्पत्ति क्षेत्र या तो स्थलीय भाग हो या पूर्णतया सागरीय भाग हो, क्योंकि स्थल भाग से युक्त भागों में तापमान और आर्द्रता में समरूपता नहीं हो सकती है। वायु का अभिसरण नहीं होना चाहिए। यदि वायु में क्षैतिज गति हो तो वह अपसरण प्रकार की होनी चाहिए। वायुमंडल संबंधी दशाएं लंबे समय तक स्थिर रहनी चाहिए ताकि वायु धरातलीय विशेषताओं को आत्मसात कर सके। भूपटल पर वायु राशियों के 6 आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र पाए जाते हैं। ध्रुवीय सागरीय भाग, अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर के उत्तरी क्षेत्र शीतकाल में, ध्रुवीय तथा आर्कटिक महाद्वीपीय क्षेत्र यूरोप, यूरेशिया एवं उत्तरी अमेरिका के हिमाच्छादित भाग में, आर्कटिक प्रदेश शीतकाल में, उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र प्रतिचक्रवाती क्षेत्र शीत एवं ग्रीष्मकाल में, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका, एशिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी घाटी क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में अधिक व्यवस्थित रहता है। ये भूमध्यरेखीय क्षेत्र व्यापारिक हवाओं के बीच स्थित भूमध्यरेखीय पेटी वर्ष भर। मानसूनी क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी एशिया। वायु राशियों के उत्पत्ति क्षेत्रों स्तरों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक अथवा प्रमुख स्रोत प्रदेश, द्वितीयक एवं गौण क्षेत्र। वायु राशियों का जहाँ पर वायु राशियाँ लंबी अवधि तक टिकी रहती हैं, ऐसी उत्पत्ति क्षेत्रों के लिए अंतर्गत उष्णकटिबंधीय गर्म महासागरीय सतह तथा उष्ण रेगिस्तानी सतह एवं आर्कटिक शीत प्रदेश को सम्मिलित किया जाता है। वायु राशियाँ, इनका वर्गीकरण की हम बात करें तो इसमें देखते हैं तो ठंडी वायु राशि और एक गर्म वायु राशि। ठंडी में भी स्थिर ठंडी वायु राशि और अस्थिर ठंडी वायु राशि। गर्म वायु राशि में स्थिर गर्म वायु राशि और अस्थिर गर्म वायु राशि। वायु राशियों के वर्गीकरण के समय यह ध्यान देना परमावश्यक है कि उस वर्गीकरण द्वारा उनकी सभी विशेषताओं मौसम संबंधी खासकर तापमान, आर्द्रता तथा तापमान को पतन दर को समीकरण हो जाए। इस दृष्टिकोण से वायु राशियों के उत्पत्ति क्षेत्र पर उनकी मौसमी दशाओं तथा मार्ग में उनके होने वाले ऊष्मागतिक एवं यांत्रिक परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार वायु राशियों के गुणों में परिवर्तन करने वाली 2 प्रमुख प्रक्रियाओं ऊष्मागतिक परिवर्तन की प्रक्रिया तथा यांत्रिक गतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के आधार पर ब्रग्रान ने वायु राशियों के वर्गीकरण को 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है: वायु राशियों का भौगोलिक वर्गीकरण, दूसरा वायु राशियों का ऊष्मागतिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण की बात करें तो मौलिक रूप से वायु राशियों को उनके उत्पत्ति क्षेत्रों में तापमान के आधार पर 2 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जाता है: गर्म वायु राशियाँ तथा ठंडी वायु राशि। भौगोलिक वर्गीकरण के अंतर्गत वायु राशियों के उत्पत्ति क्षेत्रों की भौतिक विशेषताओं को प्रमुख आधार बनाया जाता है। जीटी त्रिवार्था ने वायु राशियों की भौगोलिक अवस्थितियों के आधार पर उन्हें 2 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया है: उष्णकटिबंधीय वायु राशि जिसका आविर्भाव उष्णकटिबंधीय भागों में होता है, भूमध्यरेखीय वायु राशियों को भी इस श्रेणी में रखा जाता है, तथा ध्रुवीय वायु राशि जिसका आविर्भाव ध्रुवीय विस्तृत क्षेत्रों में होता है।
आर्कटिक वायु राशियों को भी इसी श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। पुनः स्थल तथा जल के आधार पर प्रत्येक को महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्रकारों में विभाजित किया जाता है। स्मरणीय है कि महाद्वीपीय वायु राशियाँ जब सागर में होकर गुजरती हैं तो उनमें नमी आ जाने के कारण उनका सागरीय प्रकारों में रूपांतरण हो जाता है, परंतु सागरीय प्रकारों का महाद्वीपीय प्रकार में परिवर्तन आसानी से नहीं हो पाता है। इस तरह वायु राशियों को निम्न 4 प्रकारों में हो जाते हैं: उष्णकटिबंधीय वायु राशि, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि और महासागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि। नंबर 2, ध्रुवीय पोलर वायु राशि, ध्रुवीय महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि और महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि। इनमें भी ठंडी और गर्म वायु राशि है, स्थिर वायु राशि और अस्थिर वायु राशि है। फिर इनको मिलाकर के गर्म स्थिर वायु राशि, ठंडी स्थिर वायु राशि, गर्म अस्थिर वायु राशि और ठंडी अस्थिर वायु राशि बन जाती है। इस प्रकार से हम टोटल 16 वायु राशियों का निर्माण होता है, जिनमें महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी स्थिर वायु राशि और महासागरीय ध्रुवीय ठंडी वायु राशि, महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी अस्थिर वायु राशि, महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म स्थिर वायु राशि और महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म अस्थिर वायु राशि। इसी प्रकार महासागर, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय और महासागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि की मिलाकर 16 वायु राशियाँ बन जाती है। अब हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका की वायु राशियों में शीतकालीन वायु राशि। ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि CP, यह वायु राशि ठंडी के कोल्ड, शुष्क तथा स्थिर S होती है, जो कनाडा के आंतरिक हिमाच्छादित भाग में 50 से 55 डिग्री अक्षांशों के उत्तर, अलास्का तथा हिममंडित आर्कटिक सागर के विस्तृत भाग पर उत्पन्न होकर दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर अग्रसर होता है। विस्तृत भूभाग की एक रूपता तथा मंद प्रति चक्रवातीय वायु संचार इस वायु राशि की उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं प्रस्तुत करते हैं। उच्च अक्षांशों में स्थित के कारण तिरछी सौर्य किरणों से कम सूर्य ताप मिलने तथा हिमाच्छादित सतह से ऊर्जा के परावर्तन के कारण सतह अत्यंत ठंडी हो जाती है, जबकि उसके ऊपर स्थित वायु अपेक्षाकृत गर्म होती है, जिस कारण 1.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्राय का तापीय प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पश्चिम में रॉकीज पर्वत के प्रभाव अवरोध के कारण सागरीय प्रभाव यहाँ तक कि नहीं पहुँच पाता है। अत्यधिक शुष्कता तथा स्थिरता के कारण बादल प्राय नहीं बनते हैं। रॉकी तथा ग्रेट लेक्स के मध्य यह ठंडी ध्रुवीय वायु राशि संयुक्त राज्य में प्रविष्ट होती है तथा खाड़ी तापीय प्रांतों तक पहुंच जाती है, जिस कारण यहाँ पर शीत लहरों का सृजन हो जाता है। परिणाम स्वरूप अधिकांश क्षेत्रों का तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है। उदाहरण के लिए सेंट लुई का जनवरी का औसत तापमान 74 डिग्री फ़ारेनहाइट 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि शीत लहरों के आगमन पर न्यूनतम तापमान 22 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। कभी कभी खाड़ी तट के पास भी हिमपात हो जाता है। इस कारण गाल्टवेस्टन तथा न्यू ऑरलियंस तथा ह्यूस्टन का न्यूनतम तापमान क्रमशः 8 डिग्री फ़ारेनहाइट से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 22 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। इसे स्थानीय स्तर पर लेक इफेक्ट स्नो कहते हैं, जो कि शीतोष्ण चक्रवातों का सृजन होता है। ग्रेट लेक्स के दक्षिणी तटों तक पहुंचने के बाद महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी वायु राशि में परिवर्तित हो जाती है, जो कि आर्द्र और अस्थिर हो जाती है। हिम के रूप में भारी वर्षा होती है। इसे ही हम स्थानीय स्तर पर लेक इफेक्ट स्नो कहते हैं। जब तक ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि हिमाच्छादित धरातल के ऊपर से चलती है, उसमें परिवर्तन कम ही हो पाता है, परंतु जैसे ही यह मध्यवर्ती इलिनॉइस को पार करके हिम विहीन धरातल से गुजरती है, नीचे से गर्म होने लगती है, जिस कारण वायु राशि में उष्णता आने लगती है तथा के का गुण, जो कि कोल्ड या ठंडा के स्थान पर W गर्म होने लगता है तथा वायु राशि की स्थिरता घटने लगती है। ऊपर से वायु के अवतलन के कारण वायु राशि का S जो गुण है स्थिरता बना रहता है। यांत्रिक विक्षोभ के कारण धरातलीय तापीय प्रतिलोमन समाप्त हो जाता है। जब यह वायु राशि मैक्सिको की खाड़ी में पहुंचती है तो CPKS तथा MPKS सागरीय ध्रुवीय ठंडी वायु राशि तथा महासागरीय उष्णकटिबंधीय ठंडी स्थिर वायु में बदल जाती है। जब यह ध्रुवीय महाद्वीपीय ठंडी स्थिर
वायु राशि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व की ओर अग्रसर होती है तो ऊपरी भाग में वायु की स्थिरता घटने लगती है। ग्रेट लेक्स तथा अपलेशियन के कारण वायु राशि में ऊष्मा के मिश्रण के कारण उसका तापमान बढ़ने लगता है। जब यह वायु राशि अपलेशियन उच्च भाग के पश्चिमी ढाल के सहारे ऊपर उठती है तो सामान्य मेघाच्छादन हो जाता है तथा हिमपात भी होने लगता है, परंतु यह पूर्वी ढाल के सहारे नीचे उतरती है तो अवतलन के कारण वायु गर्म हो जाती है और बादल अदृश्य हो जाते हैं तथा हिमपात समाप्त हो जाता है। थैंक यू, आपने वायु राशि के बारे में ध्यानपूर्वक सुना। ओके।